हेलो फ्रेंड्स। आज हम एमपीपीएससी मेंस के जनरल स्टडी पेपर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। ये जो हमारा पेपर है, इसमें नीति शास्त्र के बारे में बताया गया है और इसमें हम सबसे पहले यही देखना चाहेंगे कि नीति शास्त्र होता क्या है। तो नीति शास्त्र ऐसे सामाजिक सिद्धांत हैं जिनके आधार पर कोई तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब ये उस एक तरह के मानकों का या सिद्धांतों का समूह है जो किसी भी व्यक्ति को बताता है क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा और समाज के अकॉर्डिंग क्या उचित है, क्या अनुचित है। और इसी तरह से ये मानवों को या मनुष्यों को गाइड भी करते हैं ऐसे अच्छे कामों को करने के लिए जो समाज में स्वीकार्य हैं या जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जैसे एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि क्या जो है नीति शास्त्र के सिद्धांत हैं, जैसे बड़ों का आदर करना या परीक्षा में नकल न करना। अब जो नीति शास्त्र के सिद्धांत होते हैं वो कई बार जो हमारे कानूनी सिद्धांत या संवैधानिक नियम होते हैं, कानून या नियम, उनसे अलग भी होते हैं और कई बार उन दोनों में सिमिलरिटीज़ भी होती है, क्योंकि जो ये नीति शास्त्र है वो भी एक तरह के कानून या नियम है। तो इनमें कई बार सिमिलरिटीज़ होती है और कई बार डिफरेंस होता है। जैसे बड़ों का आदर करना एक नैतिक सिद्धांत तो है, लेकिन एक कानूनी सिद्धांत नहीं है। अगर आप बड़ों का आदर नहीं करते हो तो आपको पुलिस पकड़कर नहीं ले जाएगी, लेकिन नैतिक तौर पर यह अनुचित माना जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें कि परीक्षा में नकल करना गलत है, तो अगर आप परीक्षा में नकल करते हुए पाए जाते हो तो आपका न सिर्फ नैतिक रूप से आपको गलत माना जाएगा, बल्कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये नीति शास्त्र होता है या ये नैतिकता होती है या ये कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं जिनको समाज में मान्यता प्राप्त है। अब ये जो नैतिक सिद्धांत होते हैं ये सार्वभौमिक नहीं होते। जैसा हम देख रहे हैं कि ये सामाजिक सिद्धांत है, क्योंकि हर जगह अलग अलग किस्म का समाज है। हम अगर भारत की बात करेंगे तो वहाँ कुछ अलग किस्म का सिद्धांत है, या यूएसए की बात करेंगे तो वहाँ जो है कुछ अलग समाज है। अगर हम इंडिया के अंदर ही बात करेंगे, भारत के अंदर, तो भी वहाँ अलग अलग प्रकार के समाज हैं। तो वहाँ के जो सामाजिक सिद्धांत हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो वहाँ के जो नीति शास्त्र या वहाँ के जो नैतिक नियम हैं वो भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक नहीं होते, मतलब सभी जगह नैतिक नियम एक समान नहीं होते। हालांकि कुछ नैतिक नियम एक समान हो सकते हैं, सभी समाजों में उनको स्वीकार्यता प्राप्त हो सकती है। जैसे अगर हम कहें कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो जो नैतिक नियम है वो सार्वभौमिक कहा जा सकता है। लेकिन सारे नैतिक नियम जो हैं वो सार्वभौमिक नहीं कहे जा सकते। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो नैतिक नियम होते हैं, ये नीति शास्त्र है, वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत इन द सेंस जो हमेशा मौजूद रहे या जो पूर्व काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक इसी तरह से बना रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा या परिवर्तन नहीं आएगा, वो उसी के रूप में बना रहेगा। ठीक है, तो ये नैतिक जो नियम है वो शाश्वत नहीं है। क्यों? जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें, सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह, ये एक समय में हमारे समाज का अंग हुआ करते थे, हमारे समाज में इन्हें मान्यता प्राप्त थी। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो क्या हम अलाउ करते हैं, क्या ये नैतिक रूप से सही माना जाता है कि बाल विवाह किया जाए या दास प्रथा अपनाई जाए, या जो भी हम करते हैं सती प्रथा, तो आजकल बिल्कुल ही नहीं संभव है। इस तरह के जो भी नियम हैं वो आज के समाज में, तो ये शाश्वत नहीं है, समय के साथ इनमें बदलाव आता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो नैतिक नियम होते हैं या नैतिकता या नीति शास्त्र जो है वो, इसमें दो वर्ड्स हैं, ऐच्छिक, मानवीय कर्म। सबसे पहले हम ऐच्छिक को देखते हैं। ऐच्छिक मतलब कि ये आपकी इच्छा अनुसार, आपके स्वतंत्र संकल्प के आधार पर किए गए होने चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके
आपके ऊपर बंदूक तान देता है और उसके बाद आपसे कहता है कि चोरी करो, तो आपके द्वारा जो की गई चोरी है वो अनैतिक नहीं कही जाएगी या आपको अनैतिक नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये आपकी फ्री विल नहीं थी। ये आपने आपकी इच्छा से नहीं किया है, आपको मजबूरन, आपको दबाव में आकर ये आपसे करवाया गया है। ठीक है, तो ऐच्छिक कर्म होने ज़रूरी है, तभी उसके ऊपर आप नीति शास्त्र लागू कर सकते हो। इसी तरह से मानवीय कर्म, मान लो एक शेर है, ठीक है, उसके आगे कोई जानवर आ जाता है या शेर के पिंजरे में कोई जानवर चला जाता है, शेर उस जानवर को खा लेता है, तो हम शेर को अनैतिक नहीं कहेंगे या शेर के काम को अनैतिक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। और दूसरी बात, हम सिर्फ मानवीय कर्मों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। हालांकि अगर इसी जगह पर कोई व्यक्ति, शेर के पिंजरे में एक ऐसा केस हुआ था कि शेर के पिंजरे में एक व्यक्ति गिर गया था, उसके ऊपर शेर हमला कर सकता था या इस तरह की जो बात हुई थी, तो उस वक्त अगर आप उस व्यक्ति का बस वीडियो बना रहे हो या सिर्फ उसे देख रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, बजाय उसकी हेल्प करने के, तो आपका जो काम है वो अनैतिक कहा जाएगा। या आप शेर के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, उसे चोट पहुंचा रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो, तो आपका जो कृत्य है वो अनैतिक कहलाएगा। तो ये कुछ बेसिक फीचर हैं नीति शास्त्र के। तो नीति शास्त्र एक्चुअल में हमारे सिलेबस में इस तरह से नहीं है कि हम इसकी परिभाषा, डेफिनेशन या इसकी विशेषताएं देखें, लेकिन एक बेस बनाने के लिए हमने ये पढ़ा है ताकि हमें आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो पाए। तो इसके आगे हम देखते हैं, अगली स्लाइड जो है, कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया है, या हम ये जो नीति शास्त्र है इसे क्यों पढ़ें। अब इस क्यों पढ़े का जो आंसर है हम दो तरह से दे सकते हैं, या इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा निजी क्षेत्र में या निजी स्तर पर, दूसरा प्रशासनिक स्तर पर। पहला, हमें इसको पढ़ने के लिए जो हमारे पर्सनल लेवल पर हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और दूसरा ये क्योंकि हम प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए पढ़ रहे हैं तो उधर हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। तो सामान्य जीवन में अगर हम देखेंगे तो अगर हम नैतिक होते हैं या हम नैतिक नियमों का पालन करते हैं तो हमारी जो पर्सनालिटी है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। हम हमारे आसपास के लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे, उनके साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे। इसी तरह अगर हम सार्वजनिक जीवन की बात करें तो सार्वजनिक जीवन में हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, तो हम अगर नैतिक नियमों पर खरे उतरेंगे तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी होगी, हमारी जो विश्वसनीयता होगी, हमें जो पसंद करने वाले लोग होंगे उनकी संख्या ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। साथ ही हम एक नैतिक व्यक्ति हैं तो हमें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, इस तरह के जो भी नैतिक गुण होंगे उनके आधार पर हम अच्छा काम कर पाएंगे और हमारे काम को जो है प्रॉपर सम्मान भी मिलेगा और प्रॉपर जगह भी मिलेगी। इसी के अलावा जो हमारी पढ़ाई और परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा GS4 है, हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये पढ़ाई की दृष्टि से अगर हम कहें, ये तो परीक्षा की दृष्टि से हो गया, पढ़ाई की दृष्टि से हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमारा एक नज़रिया डेवलप करने में ये सोशल, जो आपका सोसाइटी का पोर्शन होता है, सोशल जो नॉर्म्स हैं या सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको समझने भी ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम जो हैं वो नैतिकता के थ्रू सॉल्व की जा सकती है, या बहुत से जो रीज़न हमें फाइंड आउट करने होते हैं, कौन से सोशल प्रॉब्लम का क्या रीज़न हो सकता है, तो वो हमें एथिक्स के थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करेंगे प्रशासन में, तो प्रशासन के संचालन में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एक सुशासन की स्थापना करने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो सारे हमें नीति शास्त्र से मिल सकते हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेट जो होगा, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होगा, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो ईमानदार हो, वो कर्तव्यनिष्ठ हो, जवाबदेह हो, पारदर्शितापूर्ण जो उसका हो कार्य संचालन हो। इस तरह से एक सुशासन की स्थापना होती है जो जन केंद्रित होना चाहिए। वो लोगों की भावनाओं को समझे, जब वो लोगों की भावनाओं को समझेगा तभी उसी के अनुरूप नीति निर्माण कर पाएगा, और नीतियों का एग्जीक्यूशन जो क्रियान्वयन होता है वो भी तभी वो अच्छे से कर पाएगा जब वो नैतिकता
पूर्ण जीवन होगा उसका। ठीक है, इसी को परखने के लिए ये हमें सब्जेक्ट में डाला गया है, या ये एक पेपर हमारा नैतिकता का है। दूसरा, अगर हम देश हित में भी बात करें तो अगर हम एक नैतिक व्यक्ति हैं तो हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अच्छे नागरिक एक सामाजिक तौर पर भी हम उन्नति कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रशासनिक स्तर पर भी हम उन्नति कर सकते हैं, और ओवरऑल हम देश का भी डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हम देश के हर एक तबके को समझेंगे और उसके लिए काम करना चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नीति शास्त्र है ये हमारे लिए उपयोगी है। तो आज हमने एक ओरिएंटेशन देखा कि ये सब्जेक्ट क्या है, हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है और ये किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा भी हम ये सब्जेक्ट के फ़ायदे देखें तो एथिक्स पढ़ने के हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला, अगर हम कहें तो हमारी जो ऐसे का पेपर होता है, हमारा जो ऐसे का पेपर होता है उसमें हमें ये हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उसमें फ़िलोसॉफ़िकल जो भी ऐसे आते हैं उसमें हमारे लिए एथिक्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसी के साथ में हमारा जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में वो हमें इस तरह की सिचुएशन देते हैं, केस स्टडी देते हैं, जहाँ हमें इस तरह के डिसीज़न या लेने होते हैं या बताने होते हैं कि हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में हमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके पेपर में एक पार्ट भी है, केस स्टडीज़ का भी एक पार्ट है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर खुद को डेवलप करने में भी ये सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसके आगे हम कल से जो है सिलेबस वाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।